दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं संतोष नायक। मैं बोल सच बोल करके मेरा ये चैनल पहुंचे और लोग समझे मेरी बातों को, और वो खुद एक बार अपने अपने आप में झांक कर देखे। हो सके मैं कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं या बताने की कि ऐसी भी व्यवस्था हमारे देश में चलती है और इसमें कोई सवाल नहीं करता, और ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सबका अर्थ एक ही है, एक बार याद रखो, शिक्षा ही जीवन की एक पूंजी है और तरक्की की चाबी है। अगर आपके पास सही शिक्षा है और आप सही शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो आप जरूर सफल होंगे। लेकिन आपने शिक्षा के साथ साक्षरता भी किया तो आप अपने समाज में भी सही सुरक्षित और सफल होंगे। अपने समाज को भी आप विकसित कर पाएंगे देश के साथ। और जब तक समाज अगर विकसित नहीं होगा, आपके अंदर में अब इंसानियत और भाईचारापन नहीं रहे, तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा दिन सुख शांति से गुजार पाएंगे। आपके पास कितना भी धन हो, लेकिन आपके अंदर में इंसानियत होना जरूरी है, जो आज देखने को नहीं मिलती। आज चलती ट्रेन में लोग पत्थर मार देते, वो ट्रेन में बैठे उन यात्रियों का क्या कसूर है और वो ट्रेन का क्या कसूर है। बस अब ये मानसिकता कैसी उत्पन्न हो रही है, इसका भी आगे मैं जवाब दूंगा आपको, जो मैं देखने में आता है। दूसरा, एक जेल में बैठा हुआ इंसान है तो वो वोटिंग नहीं कर सकता। देखो चीजें देखो कैसी कैसी बनाएंगी, लेकिन एक जेल में बैठा हुआ इंसान चुनाव लड़ सकता है। देखो दोनों, देखो वोटिंग देना तो एक चलो ठीक है, वो अपना अधिकार का यूज कर रहा है कि वोट है, एक छोटा सा एक वोट है, लेकिन चुनाव लड़ना एक कितना बड़ा, यानी कि किसी दोस्त के कारण नहीं तो उसको अंदर किया गया होगा ना। जब तक वो दोष मुक्त नहीं हो, क्या उसे ये अधिकार देना चाहिए? और आपको जब देना ही है तो फिर लोकतंत्र का मौलिक अधिकार की बात है, तो फिर वोटिंग क्यों नहीं कर सकता एक कैदी? अगर आप एक कैदी को चुनाव लड़ने का अधिकार दे रहे हो, अब वो छूटा कि जमानत में घूम रहे हैं कि क्या चल रहा है भगवान ही जाने, लेकिन ये जीत के आ जाते हैं, ये बड़ी विडम्बना है। हम कैसी शिक्षा दे रहे हैं अपने समाज को, पता नहीं कि हम अच्छे बुरे का पहचान भी नहीं कर पाए। अभी हाल ही में राजस्थान में एक स्कूल गिरा, काफ़ी बच्चे उसमें शहीद हो गए और ये बहुत दुखद था। ऐसे गवर्नमेंट को सख्त इनके लिए, देखो भूल भुलैया वाला काम नहीं करना चाहिए, सख्त करो। समय देखो, आज अगर आपने, आज की जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भाजपा से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ जहाँ जो गवर्नमेंट है, सभी पार्टी, कि आपको अगर वाकई में पॉलिटिकल करना है, अच्छा भारत का विकास करना है, तो आप समय रहते खुद भी सुधर जाओ और लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के लिए सुविधा, लोगों का एजुकेशन में, स्वास्थ्य में ध्यान दो। अन्यथा पब्लिक जो है ना, अब समझदार हो रही है, धीरे धीरे ही सही समझदार हो रही। अभी तक के जो लोगों को एक गुमराह, मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत बड़ा एक उदाहरण बताता हूँ छोटा सा। मैं नागपुर से हूँ। नागपुर में बर्डी करके रेलवे स्टेशन है, बर्डी में बहुत फेमस, बड़ा नागपुर का सेंट्रल। और रेलवे स्टेशन के बाजू में एक पुल बन रहा था, उड़ान पुल, जिसे राम झूला बोलते हैं। तो वो पुल 2002 या 2003 में शायद वो सैंक्शन हुआ, तब वो काम, मुझे जितना मैं जानता हूँ, एक नेता के भाषण में मैं सुना भी था ये बात, तो शायद सबसे वो चालू हुआ था। तो मैं 10 साल से तो देख रहा था उसको बन रहा था। अभी पिछले 10 साल से, मैं 2005 से लेके अभी 15 तक तो बनते हुए देख रहे। तो वो पुल एक साइड में मैक्सिमम आधा किलोमीटर लंबा रहा होगा, अच्छा पुल, लेकिन वो एक साइड का बना, दोनों साइड सेम बनना था, वो एक साइड का बना 2015 में। 15 में किसकी गवर्नमेंट आई, अंदाजा लगा, भाजपा की गवर्नमेंट आई, देवेंद्र फडणवीस साहब उस समय मुख्यमंत्री, उस समय कंप्लीट हुआ एक साइड। दूसरे साइड का काम चालू हुआ 2015 में, और वो 2016 में या 17 के आसपास में चालू हो गया। वही उससे लंबा बना, कम से कम 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर और लंबा कर दिया ताकि आने वहाँ पे। और वो जो पहले बना था वो गलत तरीके से बना था थोड़ा सा, उसको तोड़ के फिर दोबारा भी बनाए। ये सब कुछ बढ़िया कम समय में पूरा रेडी हो। लोगों को कोई सवाल नहीं करता कि जो पुल बनना चाहिए 1.5-2 साल में, उससे 15 साल क्यों लग गए, 10 साल क्यों लग गए? क्या 10 साल में जो बजट रखा गया वो बदलाव नहीं हुआ होगा? क्या जनता का पैसे की बर्बादी नहीं हुई होगी? इसके लिए कोई बात, ये हकीकत देखो, ये नागपुर लोग देख सकते। और 3-4 साल में पूरे नागपुर में उड़ान पुल इतने सारे बने हैं। अब वो कितने मजबूत है वो तो समय बताएगा, लेकिन बहुत हुआ। यही इंफ्रास्ट्रक्चर अगर 20 साल पहले होता तो क्या हमारी आज की यहाँ की इकोनॉमिक, बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, और यहाँ पे काफी कुछ डेवलपमेंट नागपुर का अच्छा होता। ऐसे तो पूरे शहर, पूरे देश भर में उड़ान पुल, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, पर नागपुर की मैं बात बता रहा हूँ, जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। और जो हमारा मिहान जो डेवलप होना चाहिए अभी तक, वो भी शायद नागपुर का एयरपोर्ट का भी काम होना चाहिए। और यहाँ पे जैसा भविष्य हम देखे थे कि यहाँ पे जो कोई भी मरम्मत के लिए, रिफिलिंग के लिए, जो भी एशिया महाद्वीप से जो इधर से जाती है प्लेन है, वो आसानी से हमारा हांगकांग के बजाय हमारे नागपुर में रिफिलिंग कराना ज्यादा आसान रहेगा। लेकिन वो लोग अभी हमारे यहाँ पे जानबूझ के इस चीज को डेवलप नहीं होने दिए। जो गलत मानसिकता के पॉलिटिशियन हैं, जिन्हें भारत से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ दिखावा के लिए, देशभक्ति दिखावा के लिए आज तक 50 सालों से राज किया है। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि इस देश में चीजें सुचारू रूप से और व्यवस्थित रूप से चलते रहे। आज भी वो मिहान का काम कई जगह अड़ा के रख दिया गया। नागपुर इंडिया का सेंटर बनता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का वेयर हाउस यहाँ पे डेवलप हो सकता है। यहाँ से आप 24 यानी 24 घंटे के अंदर में आप कहीं भी माल भेज सकते हो आसानी से।
यहाँ से बड़े बड़े वेयर हाउस रहेंगे तो नागपुर का आजू बाजू यहाँ पे डेवलपमेंट भी होगा, रोजगार भी होगा, पब्लिक को भी अच्छा रोजगार मिल जाएगा। मुझे लगता है करोड़ों तक पहुँच सकती है यहाँ पे रोजगार की स्थिति। इतना बड़ा एक हब बन सकता है, यहाँ पे कार्गो हब बन सकता है सेंट्रल इंडिया का, यहाँ पे वेयर हाउस का भी बन सकता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियाँ आ सकती हैं, यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आईटी कंपनियाँ प्रॉपर तरीके से काम कर सकती है। नाम के लिए तो है, गवर्नमेंट प्रेशर से लाई है यहाँ पे, लेकिन वो आज भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जितना इनका पोटेंशियल यहाँ पे कम पैसे में उनको लेबर और अच्छा मिल सकता है, वो चीज़ यहाँ पे व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पे वो कर नहीं पा रहा है प्रॉपर। जैसे TCS है, विप्रो है, इन्फोसिस है, इनने यहाँ पे जगह लिया है, ऑफिसेस बनाए हैं, लेकिन जितना बड़े मात्रा में ये यहाँ आज से नहीं, ये 15-20 सालों से, पर अभी तक सही स्थिति नहीं बन पाई है। इसके बारे में कोई मीडिया बात नहीं करेगा, इसके बारे में कोई क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनने गुमराह करने का, ये मीडिया ही है जो एजेंडा चलता है यूरोपियन कंट्रियों का, उसको यहाँ पे लागू करने का काम पूरा ये मीडिया करता है। और इनमें घुसखोर नेता रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जिसको कभी आगे दबा के इनका सहयोग करते हैं। चंद एक दो नेता रहेंगे, ये विजन मांगते रहते हैं अपने जो छोटे नेताओं की, आपके एरिया में क्या काम होना चाहिए। ये लोग कभी भी इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते। जो छोटे नेता है, जब प्रधानमंत्री जी जब इन लोगों से पूछते हैं कि भाई आपके एरिया में क्या है और आप क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप उसका एक बढ़िया हमें एक रिपोर्ट ला के दीजिए ताकि उस पर हम आगे जाके काम कुछ कर सकते हैं, वाकई में वहाँ पे कुछ करने लायक। पर ये लोग नेता जो हाईलाइट चीज़ रहती है वही थोड़ा सा दिखाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल में करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में बात। नागपुर में ऑरेंज सिटी है, कल्चरल भवन, नागपुर का एक इतिहास है, यहाँ पे सामुदायिक भवन, यहाँ पे जो बलिदान दिए उनके लिए बेहतरीन निर्माण, एक अच्छा टूरिज्म का एरिया बन सकता है, एक अच्छा सा लोगों को शिक्षा में उसका अच्छी लाइब्रेरी बन सकती है। ऐसा कोई निर्माण अभी तक नहीं हुआ। चंद लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा हो गया, जो हमेशा चल रहा है, किसी के लिए ये सिविल लाइन में थोड़ा सा दे दिए, ये क्लब दे दिए, वो दे दिए, ये एक बेहतरीन लूटने का एक उदाहरण मिल जाएगा आपको। लेकिन प्रॉपर तरीके से यहाँ पे शिक्षा के बारे में, अब शिक्षा के बारे में ये है, सबसे पहले हम लोग क्यों सवाल नहीं करते? अगर मेरे बाजू में कोई रोड सीमेंट की बन गई है, दोबारा फिर 6 महीने बाद वो तोड़ी जा रही है, अब फिर एक कोई पाइपलाइन डाला जा रहा है, कोई वायर कनेक्शन का डाला जा रहा है, तो ये इंजीनियरिंग जब पढ़ाते हैं हमारे देश, इंजीनियरिंग का कोर्स होता है सब कुछ, तो ये मास्टर प्लानिंग क्यों नहीं हो कि कैसे कैसे हमको कम लागत में भी हम अच्छा रोड बना सकते हैं और हमको बार बार इसमें डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा, जिससे वहाँ पे रोजगार, जो दुकानदारी है वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगी। और एक हमारे इसमें नहीं, ये लोग क्या करते हैं, आज जो टेंडर पास हो गया उसको पहले लागू करेंगे, आगे उसको तोड़ना पड़ेगा, उसका उनको ध्यान नहीं है, ना ही उनको दिमाग में रख, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है और ठेकेदारी में कमीशन से मतलब है नेताओं। रोड गलत बन गया, बनने के बाद फाइनल उद्घाटन होगा तब दिखता है उनको ये तो थोड़ा सा गलत है, पब्लिक आवाज उठाएंगे तब, अरे ये तो गलत रोड था, अरे बोकस इंजीनियर है लगता है इन्होंने बनाया, अरे खुद टेंडर पास कराओगे, खुद उसका फंडिंग करोगे और खुद उसका कमीशन खाओगे, तो तुम कैसे बताओगे कि ये चीज तो भैया हमने ही कराया है, ताकि हम दोबारा तोड़ के दोबारा रोड बनाएंगे तो और हमको कमीशन मिलेगा, ताकि हम लोग बता सके कि हम तो लीगल तरीके से चोरी करते हैं। ऐसा एक धंधा चालू तो हो सकता है। पहले थोड़ा सा कम पब्लिक के डेवलपमेंट में खर्चा होता था, 1 रुपए में 20 पैसा 15 पैसा होता था, हो सकता है अभी 40 पैसा खर्चा हो रहा हो, फिर भी 60 पैसा खाई जाते हैं नेता लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ठेकेदारी। लेकिन उसका भी मिसयूज बहुत, क्योंकि ये जब ठेकेदारी नेता लोग है ना, इनको पार्टी से कोई नहीं, जब जो पार्टी रूलिंग में रहेगी उनके साथ उनका सेटिंग हो जाता है। इस वजह से हमारे यहाँ गुणवत्ता, क्वालिटी, इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और कोई पब्लिक इनके ऊपर में केस भी नहीं करती है गवर्नमेंट को। आज कोई गटर लाइन बना है, अगर आप एक तरफ से पानी डालो, क्या वो एंड तक बहते हुए चले जाएंगे? देखना नहीं पड़ेगा, वो कई जगह भरते 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 बोलेंगे लास्ट में अरे फिर तो रिटर्न आने लगा वही पानी। तो ये हमारा सिस्टम है और ये हमारे इंजीनियर है। अगर किसी के पास में दिमाग होगा, अगर वो प्लानिंग करेंगे तो उसको भी नहीं करने देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ ऐसे बनना चाहिए गटर लाइन, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऊंचा नीचा ऊंचा, और रोड भी ऐसी बननी, चाहे तुम सीमेंट का बनाओ, चाहे उसमें कितना भी बेहतरीन से बेहतरीन दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेके आओ, लेकिन रोड बिल्कुल आड़ा टेढ़ा ही बनना चाहिए और जल्दी से जल्दी गिरना चाहिए, ताकि काम दोबारा चलते रहे। क्योंकि ये काम ही तो ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे कमाई का जरिया इसके अलावा और कुछ नहीं है नेता लोगों के पास, क्योंकि ये फैक्ट्री बनने नहीं देंगे, यहाँ पे चीज़ों को डेवलपमेंट होने नहीं देंगे, यहाँ पे कोई चीज़ें, यहाँ पे लोकल चीज़ें बन रही है उनका एग्जीबिशन डेवलप नहीं करेंगे। बीच में यहाँ पे नितिन गडकरी साहब ने थोड़ा सा कृषि के हिसाब से थोड़ा सा और खेल के हिसाब से किया है, लेकिन ऐसे प्रयास हमारे देश में 12 महीना होते रहना चाहिए, अलग अलग समय के हिसाब से चीज़ें। अभी बारिश का मौसम लग रहा है तो बीज से रिलेटेड किसानों को क्या क्या बीज मिल सकता है, क्या क्या, ऐसे बड़े बड़े एग्जीबिशन होने, छोटे मोटे एक रूम में नहीं होना चाहिए दिखाने के लिए कि भाई हमने ये चीज़ प्रोसेसिंग कर, हो सकता है करे भी गवर्नमेंट, लेकिन ये गलत है। जितना बड़ा आप दिखाने के लिए मेला बड़े बड़े करते, बारिश का है तो बारिश के हिसाब से हॉल निर्माण करिए ना, बड़े बड़े कल्चरल भवन करिए, वहाँ पे आप एग्जीबिशन रखिए कि हमारे क्षेत्र में मिट्टी कैसी है, वहाँ पे खेती कैसी होंगी, कौन सा बीज बोला जाएगा जिससे किसानों को फायदा होगा, आज के कीटनाशक
भाषा कैसे हैं और चीज़ें क्या है, सब चीज़ आप अवेयरनेस रखिए। आप सिर्फ सिलेक्टिव लोगों को बताते हैं, सिलेक्टिव लोग कर पाते हैं, कुछ लोग बाहर ऊपर आ पाते हैं। बेचारे 80-90% लोग आज भी परेशान हैं, क्योंकि सही शिक्षा तो आप दे नहीं रहे हो। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है हमारे। अगर सभी को सही समान शिक्षा मिल जाए ना 12वीं तक के, देखो 12वीं तक के 15-16 साल की उम्र हो जाती है, 15 साल, तब तक के बच्चे का 80% दिमाग भी डेवलप हो जाता है। अगर वहां तक के हर इंसान को, भारतीय को, अगर फ्री में शिक्षा मिले तो मुझे लगता है देश के, और उसमें फ्री में शिक्षा के इस बात का जरूर ध्यान रखें, देश के कल्चर के बारे में, देश के बलिदान जो दिया गया उनके बारे में, देश की व्यवस्था आज की क्या है उसके बारे में, और लोकल जो निर्माण है हम क्या लोगों को दे सकते हैं इसके बारे में हम नहीं पढ़ाएंगे। हमारे समाज है, जातीय हैं, इनके बारे में हमको पढ़ाना चाहिए। हमको जाति को, हमारे समाज को, जातिवाद को हमारे सिर्फ 4 दीवारी के अंदर तक रखना चाहिए। दरवाजे भाई अपने अपने घर तक ही जाति सीमित, हम घर से बाहर निकलते ही हम सब भारतीय हैं। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमें हमारा देश का, हमारे क्षेत्र का हम विकास करेंगे तभी हम, हमारा नाम और हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर आज मैं अपने क्षेत्र में सही ढंग से भूमिका निभाऊंगा तो मेरा क्षेत्र की वजह से मेरा राज्य का डेवलपमेंट होगा, मेरा राज्य का डेवलपमेंट से मेरा देश का डेवलप। अगर हर भारतीय को ऐसा ज्ञान मिलेगा और उनको जो बलिदान दिए उनके बारे में सच्ची कहानी मिलेंगी, सच्ची चीज़ें देखने मिलेंगी, धरोहर उनको कल्चरल भवन में, सामुदायिक भवन में ऐसे बना के, और उनको एक बढ़िया लाइब्रेरी मिलेंगी जहाँ से वो कोई भी जरूरतमंद इंसान अपने जाके वहाँ पे डाटा निकाल के पढ़ सकते हैं। समय समय पे वहाँ पे एग्जीबिशन हो सकते हैं। अभी बारिश का समय है तो खेती से रिलेटेड क्या क्या करना चाहिए, जो हमारे मूलभूत है उसके लिए तो कुछ होना चाहिए कार्य। फिर इंडस्ट्रियल में हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, नागपुर का क्या योगदान है भारत के लिए, इन चीज़ों का भी प्रदर्शनी करनी चाहिए, रखनी चाहिए वहाँ, जहाँ पे कभी भी कोई भी आके, अगर कोई नागपुर आ रहा है टूरिज्म, तो वो कल्चर भवन में जाए तो वहाँ से उसको वो कई कल्चरल चीज़, कई चीज़ें हमारे विकसित चीज़ें, उनको नागपुर में ये चीज़ डेवलपमेंट होती है, ये चीज़ें बनती है, ये भी चीज़ होती है, और इनके साथ साथ इन सब चीज़ का एक बेहतरीन हम उदाहरण रखेंगे ना, तो वो एक अच्छा समाज को विकसित कर सकते हैं। यही चीज़ जब 20 साल के बाद देखेंगे तो उस क्षेत्र में एक अलग चीज़ आपको उमर के आएंगे, और वो भारत के प्रति भी प्रेम रहेगा, और कोई चलती ट्रेन में पत्थर नहीं मारेगा, कोई 2 साल 3 साल बच्ची का रेप नहीं करेगा, क्योंकि हमने एजुकेशन में अगर मूलभूत में अच्छे बदलाव कर दिए और लोगों को सुख सुविधा और उनको अच्छी चीज़ दिए, और रियल भारतीयों को, और जो बाहर से घुसपैठियों को अपनी जगह उनको दिखा दिए हैं, तो हम हर भारतीयों को उनका हक दे पाएंगे प्रॉपरली। आज 10 करोड़ के आसपास मुझे लगता है बाहर के लोग आके, और जो लोकल लोग हैं उनका अधिकार का हनन कर रहे हैं। आज कई चोरी, लूटपाट और कई जगह गलत काम, बोगस वोट, जो गलत वोटिंग कर देना, गलत नाम बना लेना, गलत ड्राइविंग करना, और फिर सब गवर्नमेंट की सब्सिडियाँ खाना, गवर्नमेंट का जो आम लोगों का अधिकारों का हनन करके उनका अधिकार को खा लेना, और ये झुग्गी झोपड़ी रोड के बाजू में बना के रह जाना इधर उधर, ये ज़्यादातर आपको बाहर से यहाँ पलायन किए भारत में आए हुए लोग मिलेंगे, जिसमें रोहिंग्या, ये लोग आके यहाँ पे गलत गतिविधि, इनको कोई मोहब्बत प्यार नहीं होता है भारत से, इनको सिर्फ अपने जीवन जीने के लिए इनको चाहिए, इनकी मरी हुई ज़िंदगी होती है, बस वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए सब सारे कांड करते हैं, और इन्हें इंसानियत सीखी नहीं होती। एजुकेशन तो इनका रहता नहीं, और जो एजुकेशन करके आते हैं बाहर से यहाँ पे, वो साइबर क्राइम जैसे क्राइम करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, लोगों को किडनैप करते हैं, बहुत सारे वो अलग तरीके से फ्रॉड करते हैं। तो ये सब अगर हम हर किसी का ट्रैकिंग सिस्टम, ID, और हर जगह हम प्रॉपर CCTV हमारी सुचारू रूप से चलते रहे, ये कैमरे हर गाँव देहात से लेके सबका एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो। अगर इसको रिसर्च करना है, लोग बुरा ना माने बात को, चाइना को रिसर्च कर लें। आज चाइना में तुम 5 करोड़ रुपए लेके कोई लड़की 12 बजे रात को भी कोई सिटी में घूमेंगी ना, पॉलिथीन में लेके दिखेंगे लोगों को यहाँ पैसा रखा हुआ है, तो भी कोई की हिम्मत नहीं है कि उसको छू दे। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, इसके बारे में आप रिसर्च कर लो। वहाँ के नाकों में, वहाँ के कई जगह लेडीसें पूरी काम करती हैं, जेंट्स लोग इंडस्ट्रियल में काम करते हैं ज़्यादातर, और कई जगह फैमिली ग्रुप करके काम करते हैं, मियाँ बीवी दोनों ही एक साथ में एक प्रोडक्ट में काम करते हैं, और प्रोडक्ट को वो लोग ज़्यादातर मैन्युफैक्चर, उनको पता है कि सरकार सीमित लोगों को रोजगार दे सकती है। वहाँ पे रोड, हर चीज़ आपको क्लीन मिलेगा। हमारे बराबर जनसंख्या है ना, ढूंढ के बताओ। वहाँ पे हो सकता है थोड़ी बहुत गंदगी हो, कई चीज़ों को चाइना करता है, लेकिन जितना उसने कामयाबी हासिल किया है, जितना वहाँ के लोग खुश हैं, जरा अपने देश से प्रेम करते हैं। देखो 5-10% आपको गंदगी हर जगह मिले, हर कंट्री में, लेकिन हमारे कंट्री में तो आपको 30-35% ऐसे बेकार लोग हैं जिनको इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है, जिनको ये देश से कोई लेना देना नहीं, और वही गंदगी फैला रहे हैं। अब उसमें से जो 2 से 3% लोग ऐसे हैं, मेरे हिसाब से 10% के आसपास होंगे, 10% लोग ऐसे हैं जो इस देश के है ही नहीं। उनको ऐसा पढ़ाया गया है, वो बाहर से आया है। हमारे पहले कभी भारत का बहुत बड़ा हिस्सा था, जब पाकिस्तान बांग्लादेश अलग नहीं हुआ तो एक ही था पूरा,
बर्मा वर्मा सब, ये अंग्रेजों ने सब साजिश करके क्या है कि सब अलग अलग करके और बाद में जो बैंड बजाई है भारत की, उसका कमर तोड़ने की आज भी कोशिश हो रही है। जातिवाद में बांटा जा रहा है, दुनिया भर में कोशिश किया जा रहा है कि कैसे भी डिस्टर्ब किया जाए इंडिया को। पर आज की गवर्नमेंट ईमानदारी से काम कर रही है। आप मानो, हाँ होता है, हर किसी के प्लानिंग है, सबको लेके चलना पड़ता है, तो इसमें थोड़े बहुत कमियां भी रहती है, लेकिन मोदी जी की नीयत में आप शक नहीं कर सकते, भरोसा रखो। पहले की गवर्नमेंट सिगरेट पीने के लिए लोग लंदन इंग्लैंड जाते थे, यहाँ से प्लेन में, ये बात कोई बताएंगा नहीं। कटिंग करने के लिए कहाँ कहाँ जाते, कपड़ा प्रेस कराने के लिए कहाँ कहाँ जाते थे। अगर इतिहास निकालोगे तो बहुत सारे घोटाले मिलेंगे आपको, बहुत सारे ये और वो। भोपाल गैस कांड के बारे में आप देखेंगे, डाटा निकालेंगे तो आपके रूह कांप जाएंगे, किसने कराया था, किसने किसको सपोर्ट किया था, पूरे चीज दिखेंगे। पहले सारे लोग रोजगार में, सब लोग रोजगार मिला हुआ था, सब सुख शांति से थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले तो लोग बोल भी नहीं पा रहे थे सरकार के खिलाफ, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। जो अभी जाति के नाम से लोग, अरे भाई कोई नहीं बोल पा रहा है, या फिर कोई लोग भी ऐसे कमेंट करते हम नहीं बोलेंगे। अरे भाई आप महाराष्ट्र में रहते हो तो नहीं बोलेंगे वाला शब्द मत, आप ये बोलो प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे को ज्यादातर समझ में आती भाई जो मेरी मूल भाषा, किसी को हिंदी है, किसी को तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, जो भी भाषा है। लेकिन आप बोलोगे हम नहीं बोलेंगे, कोई बुलवा के देखे, तो ये तो गलत बात। आप ऐसा बोलोगे तो इसी का फायदा उठाते हैं, फिर गलत मान, ऐसा मत बोलिए। और प्रयास करिए, अगर लोकल लोगों से आप मिलते हैं, जुलते हैं, तो मराठी बोलने में क्या हर्ज है, आप काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें जो मारते हैं पीटे, इनको भी इंसानियत दिखाना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रदेश का ही, महाराष्ट्र का ही नाम बदनाम होता है। कहीं ना कहीं हम इतना अच्छा काम किया हुआ है, इतना अच्छा इतिहास है, उसको बदनाम करके खराब मत करो। महाराष्ट्र का ऊंचा नाम है, अच्छा नाम है, अग्रणी राज्य है, उसको गंदगी मत करो, गंदा मत करो। उसका एक तरीका ढूंढो, उसका एक सिस्टम डेवलपमेंट करो, उसका एक सब मिलके चार कैसे ज्यादा लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं कि मराठी में लोग खुद ब खुद बात करने लगे। उसके लिए चार बैठ के अच्छे विद्वानों से और सबसे सलाह, एक ओपन ज्यादा है तो फीडबैक लोगों से मांगो पूरे महाराष्ट्र भर में, कि सब लोग इसमें फीडबैक 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रख दो कि इसको बताओ क्या करना चाहिए, मराठी को हम कैसे प्रमोट कर सकते। सबके अपने अपनी राय रहेंगी, सबके अपने अपने विचार रहेंगे, उसमें सबसे ज्यादा विचार रहेंगे जहाँ यूनिक और बेहतरीन विचार दिखेंगे, भले उसके परसेंटेज कम रहे, लेकिन उसमें अगर बात खास दिखेंगी और उसमें देश का भी सम्मान रहेगा, लोगों का भी सम्मान रहेगा और उसमें मराठी भाषा का भी सम्मान रहेगा, तो उस बात को आगे लाया जाए। सोचना चाहिए, हम एक राष्ट्र को, हम अगर हम सब मिलजुल के रहेंगे तो हम शायद वो कामयाबी पा सकते हैं। हमारा देश में बहुत सारे पोटेंशियल है, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम काफी कुछ बना, हम हर वो चीज बना सकते हैं जो दुनिया को जरूरत होंगी, और जो आज दुनिया में चीजें चल रही है वो भी चीज हम बना के, हम मैन्युफैक्चरिंग करके। तो ऐसा मत समझिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार सरकार थोड़ा दिशा और दृष्टि और चीजें को डेवलपमेंट करे और सबको समान एजुकेशन दे, और 12वीं तक के कम से कम लोगों को फ्री एजुकेशन दे, इससे हमारे इंसानियत, भाईचारा सब में बना रहेगा। और 12वीं के बाद में जितने भी कॉलेज है उनको सीधा बोले 12वीं तक के आप फ्री पढ़ाइए, 12वीं के बाद में, और 12वीं तक के गवर्नमेंट किताबें जो एक्सेसरीज इनको दे सकती है स्कूलों को फ्री में दे, ताकि इनको तकलीफ, इनको भी कल जाके बोले। ये सिर्फ इनको एक अनप्रोफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से स्कूलें बनाया गया है, तो अनप्रोफ ऑर्गेनाइजेशन ही रहे। और 12वीं के बाद में अगर थोड़ा बहुत आपको एक मिनिमम अगर अमाउंट चाहिए तो एक कॉलेज, आप उसके आगे की जो क्लासेस है उसमें आप थोड़ा बहुत फीस चार्जिंग करके, और किसी को गवर्नमेंट में पढ़ना है गवर्नमेंट में पढ़े, किसी को प्राइवेट में पढ़ना है प्राइवेट, लेकिन 12वीं तक के आप लोगों को कम से कम फ्री शिक्षा दो और एक अच्छा माहौल बनाओ। और हर क्षेत्र में, और कई बार गवर्नमेंट बोलती है हमारे गवर्नमेंट स्कूल, अरे भाई आपके स्कूल ही कम है ना। अभी मैं बोलता हूँ पूरा नागपुर में जहाँ रहता हूँ वहाँ पे आजू बाजू 2 किलोमीटर के रेंज में मेरे घर में कम से कम 10 स्कूल है, लेकिन सब प्राइवेट स्कूल है। और वो प्राइवेट स्कूलों का फंडा ऐसा रहता है कि कोई 5वीं तक के, कोई 10वीं तक के, कोई 8वीं तक के जो है ना, उनने वहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट के कुछ सीटें वहाँ पे रखते हैं और बाकी वो प्राइवेट कर देते हैं। और जैसे ही वहाँ से आगे बच्चा जाता है उसके बाद में वो सीधा बोलते हैं या तो टीसी निकाल लो या तो आगे हमारा जो प्राइवेट है उसमें एडमिशन ले। तो ये भी जबरदस्त खेला चलता है। तो और इसमें लाइम समय, जहाँ 300 की किताब है, 400 की किताब है, आपको 3-3, 4-4 हजार में मिलेंगी। जहाँ 500 रुपए का ड्रेस है वो आपको 4-4, 5-5 हजार में मिलेगा। ये हकीकत बताता हूँ, ये एक बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। और फीस पूरी 100% कैश लेते हैं भाई, ये सबसे बड़ा गर्व है। गवर्नमेंट अगर जो भी प्राइवेट स्कूल चला रहा है उसको एक बात तो बोल दे पहले कि भाई आप 1 रुपए भी कैश लेंगे तो आपके मान्यता रद्द हो जाएंगे। कैश पैसा कोई लेगा नहीं, लिखित पे पैसा अगर कोई कैश लाएगा तो बैंक में जैसे डिपॉजिट होता है वैसा उसको मैसेज जाना चाहिए, वैसा उसके स्लिप जनरेट होने चाहिए और वेबसाइट में उसका अकाउंट बनना चाहिए। वेबसाइट में उसका पूरा उसका सिस्टम, एक ऐसा एल्गोरिथम सिस्टम, ऐसा पूरा सिस्टमेटिक एक डेवलप बनना चाहिए कि जो हर स्कूल का एक रिकॉर्ड मेंटेन हो सके। और इसने इस दिन इसके कैश दिया है तो कल जाके वो स्कूल, अगर वो बच्चा का साथ में शोषण होता है और उसके माँ बाप उसके स्कूल के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो ये ना बोले स्कूल किसने तो 5 साल से आज तक पैसे नहीं दिए हम तो फ्री में पढ़ा रहे। ये हकीकत हो चुका है के तौर में एक चैनल बना के बोल सच बोल करके मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ बातों को, ताकि एक गरीब तक के शिक्षा सही पहुंचे। शिक्षा ही एक माध्यम है सफलता की कुंजी, और शिक्षा ही है
हमको गधे बदमाश पॉलिटिशियन को वोट देने के लिए मजबूर करते हैं। हम गलत शिक्षा ले रहे हैं, गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हम खुद के घर में अंगार लगा रहे हैं, मतलब खुद के देश में हम अंगार लगा रहे हैं, खुद के देश को हम बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमको गलत शिक्षा लेके जा रही है। आज हम हमारे शिक्षा के साथ साथ में साक्षरता यानी हमारे जो किताबी ज्ञान है, जिसमें किताबें इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मैथ्स सब कुछ जो भी हम पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ में हमें इंसानियत का भी पाठ पढ़ाना होगा। हम जापान, कोरिया, अमेरिका, दुनिया भर के देशों का नाम लेते हैं, लेकिन एक बार याद रखो, अमेरिका से बड़ा दूसरा गुंडा कोई नहीं है। अमेरिका एशिया महाद्वीप में अस्थिरता फैलाकर अपने हथियार बेचता है। अमेरिका हमेशा उसके अगर फायदे की चीज नहीं है तो हमेशा हरकतें गलती करता है। आज भी वो भारत को विश्वास में लेके जो विश्वासघात किया, जिसकी वो गवर्नमेंट जानती है, आम आदमी को कुछ भी नहीं पता है। बहुत बड़ा कांड किया है अमेरिका ने भारत, और इससे बड़ा बदमाश कंट्री कोई नहीं है। तो ये समय के साथ बहुत बड़ा खेला होता है। अगर समय रहते चीजें हो जाए तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती है। अगर मेरे से किसी को जगा पाऊँ, मेरे गलतियों से, मेरे अनुभव से मैंने कुछ सीखा है, तो मैं सोचूंगा कुछ बात रखूँ। हमें जागरूक होना होगा, जहाँ गलत हो रहा है इंसानियत के खिलाफ, तो उसमें हमें आना होगा। और आए दिन जो बोलते हैं कि यहाँ पे आज बेरोजगारी है, यहाँ पे आज पुल गिर गया है, इसमें जिम्मेदार हमारी है, जो आज से 20 साल पहले इंजीनियरिंग किए हैं, जो 20 साल पहले जो व्यवस्था बना है, आज का तो चीजें बनी नहीं है, उसको मेंटेन आज नहीं कर पा रहे हैं, गलत बात है। लेकिन चीजें टूटी हैं, चीजें स्कूल गिरा है, ये गिरा, इसमें गवर्नमेंट आज की इसको समय रहते ठीक करे और अच्छा निर्माण करे, लोगों को अच्छी सुविधा दे। और क्या है, कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं जो सरकार है वो पार्टियां बदल बदल के अपना एजेंडा सही चलाती। कई पॉलिटिकल के बड़े बड़े स्कूल है, लेकिन वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ऑनलाइन फीस आपको भर नहीं सकते। आप कैसे भरो? कल तक के कई लोग गुंडे थे, लेकिन आज वो बड़े बड़े स्कूल खोल के बैठ गए हैं। लेकिन एक स्कूल और हॉस्पिटल, ये दोनों इतना जबरदस्त धंधा हो गया इन लोगों के लिए। कई लोग वकीलीगिरी करके वो अपने अपने बड़े बड़े पॉलिटिकल में बन गए, फिर बाद में उनने अपने अपने बड़े बड़े बिजनेस, प्रॉपर्टी के बिजनेस, फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल यानी। और गवर्नमेंट जो स्कूल खुले हैं, गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, स्कूल शिक्षा अधिकारी, वो प्राइवेट स्कूल के पीए बन के बैठे हैं। मैं क्या बताऊँ, वो प्राइवेट स्कूलों को संरक्षण देते हैं, उसको यानी कि वो बचाने का काम करते हैं। कहीं गलत कोई कंप्लेंट जाता है तो वो पहले न्यूज उधर पहुंच जाती है कि आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है, आप ये सुधार लो ताकि आपका काम गलत ना हो। ऐसे खुद गवर्नमेंट के शिक्षा अधिकारी काम करते हैं। ये तो ऐसे कई चीजें हुई है और लोगों को जागरूक होना होगा। और अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को कुछ दो ना दो, शिक्षा अच्छी दो, और गवर्नमेंट स्कूल में ही दो। प्राइवेट स्कूल को कुछ भी करो, कुछ भी। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, जीपीटी है, बहुत सारी चीजें हैं, ऑनलाइन एआई का जमाना है। आप इसको सही ढंग से स्टडी करेंगे, किसी बच्चे को ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको सही, इतना बेहतरीन सिस्टम डेवलप हो गया है, उसका सही यूटिलाइज होना चाहिए, तो शायद इसका रिजल्ट भी सही आएगा और सही शिक्षा भी मिलेगी। आज के शिक्षा के नाम से जो 5,000 6,000 में जो शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षिका शिक्षक जो होते हैं, उनकी ज़्यादा सैलरी नहीं होती है। वो खुद का अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाते, तो कहाँ से बच्चों को एक मोरल और अच्छी चीज़ें पढ़ा पाएंगे? उसमें से 2-4 में से 5-6 शिक्षिकाएं होंगी, शिक्षक होंगे, जो शायद अपने सेवा भाव से काम, कम सैलरी में भी काम करते हैं। उनके भरोसे उनको दिखा के, जैसे मार्केटिंग वाले हजारों लोगों को लूटते हैं और 4 लोगों को विजेता दिखा देते हैं, देखो इसने इतना करोड़ जीता, इसने इतना करोड़ जीता, और उसमें 1000 लोगों का पैसा ऐड के भाग जाता है। इसी तरह स्कूल वाले भी करते हैं। 2-4 अच्छे शिक्षक रहते हैं, उनको दिखाकर ये बड़े बड़े पूरी चैन को पूरा अपना नाम बना लेते हैं और अच्छा पैड रैंकिंग कराते हैं। पैड रैंकिंग मतलब वो खुद कमीशन देते हैं, कमीशन देके वो रैंकिंग दिलवाते हैं अपने आप को। बहुत सारी चीजें जबरदस्त हो रही है। ये पॉलिटिकल को भी पता है, प्रशासन कानून व्यवस्था को भी पता है कि हमारे देश में हॉस्पिटल कैसे एक मरीज को एटीएम समझते हैं, और स्कूल कैसे एक मिडिल क्लास हो, गरीब हो, अगर कोई प्राइवेट स्कूल में खोल लिया है तो उसका समझो एक दूध देने वाली गाय है, भैंस है, एक अच्छी खास। तो मालूम है कि परिवार तो बच्चों के नाम से बिल्कुल आंख बंद करके हमको देंगे, लेकिन कैसी शिक्षा बच्चों को जा रही है, कैसे माँ बाप का भी काम है कि हमारे बच्चे क्या सही शिक्षित हो रहे हैं, सही स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप पैसा तो, कई माँ बाप तो ऐसे है कि हम पैसे दे दिए तो जिम्मेदारी से भाग गए, ऐसा लगता है उनको, हो गया, मुक्त हो गए। ऐसा नहीं है, आपको पल पल उनके खबर रखनी पड़ेगी, हर रोज उनको नोट्स, उनको ध्यान रखना होगा। अगर आपको अपने बच्चों को अच्छे शिक्षित करना है तो आपको ध्यान रखना होगा, आपको भी खुद ध्यान रखना, क्योंकि आजकल प्राइवेट स्कूलों का इनका बकायदा कोचिंग क्लासेस के साथ में टाइप भी हो गया। बताओ एक गोरा का धंधा चल रहा है, फिर स्कूल आपने क्यों खोला है भाई? है? अगर कोचिंग में ही पढ़ाना है तो स्कूल क्यों खोला है? और इसको गवर्नमेंट क्यों इसको एक्शन नहीं ले रही है? इनका कैसे टाइप हो सकता है? कोचिंग क्लासेस कैसे बन सकते हैं? नहीं, हो ही नहीं। कोचिंग क्लास के ऊपर में एक्शन लेना चाहिए। किसी को लेना है, इतनी बड़ी संस्था बननी नहीं चाहिए। 10 लोग से ऊपर कोई कोचिंग क्लास में पढ़ ही नहीं सकना चाहिए। बड़े, अगर आप बड़े बड़े इसमें करेंगे तो कहीं ना इनमें रोक लगाने के लिए एक ही सबसे बढ़िया है कि कोचिंग क्लास में कोई भी कोचिंग पढ़ा रहा है वो 8-10 लोगों को पढ़ा, उससे ऊपर होना ही नहीं। और कॉलेजेस में कोई अगर कोचिंग क्लास से टाइप हुआ तो वो उसकी मान्यता रद्द कर दो, उसको गवर्नमेंट स्कूल बना दो। ऐसे आपको कड़े डिसीजन लेने होंगे, तब जाके हम देश में कुछ अच्छे बदलाव होते हैं। हो सकता है मेरी बात लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन मैं एक बात रख रहा हूँ और ज़्यादा दिन लोग तक तो नहीं पहुँचेंगे, लेकिन गलत लोगों तक जरूर पहुँच जाएंगे जो इसमें मेरे को परेशान कर सके। और किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी होंगे तो माफ़ी चाहूँगा। मैं देश में अच्छा निर्माण करने की कोशिश कर रहा हूँ, देश का निर्माण करने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज देश अच्छा रहेगा तो हम अच्छे रहेंगे। हमारी पहचान होनी चाहिए भारत, और घर के अंदर अपनी जात
बात को घर के अंदर रखो, अपने समाज को घर के अंदर रखो। घर के बाहर हम सब भारतीय होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। गरीब अमीर के बीच में भेदभाव कम होगा जब तक हम अच्छी शिक्षा नहीं कर पाएंगे। अच्छी शिक्षा कर पाएंगे तो सबको समझने सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, और हम सरकार से भी सवाल कर सकते हैं गलत कार्य। अगर सरकार का वाकई में देश के लोगों के प्रति अच्छी नीयत है, अच्छी सोच है, तो वो लोगों को सही शिक्षा दे, सही स्वास्थ्य व्यवस्था दे, और जो गलत चीज़ें उनको बाहर करे। जय हिंद, जय भारत।